अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारे पास पेपर है फंक्शनल इंग्लिश का, आईयूबी के इंस्टीट्यूट का, जो एलएलबी पार्ट 1 है आईयूबी का। उनके स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे पेपर सॉल्व कर रही हूँ फंक्शनल इंग्लिश का। ठीक है, अब यहाँ से पेपर के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, ये तो आपको हर हाल में अटैम्प्ट करना है, इसमें चॉइस नहीं है। लेकिन ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इनमें आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि पार्ट 1 से भी 2 आएंगे, इनमें से कोई एक अटैम्प्ट करना है। वैसे ही बाकियों में भी 2-2 आएंगे, कोई एक अटैम्प्ट करना है। जैसे कि ट्रांसलेशन देखी जाए तो एक ट्रांसलेशन इंग्लिश में मिलेगी, एक उर्दू में। अगर आप उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसान लगता है, तो ये वाली अटैम्प्ट कर लें। अगर ये नहीं आता तो फिर ऊपर वाली अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, तो इसी तरह से इनमें आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि इधर से एक अटैम्प्ट करना है, इधर से एक करना है, 3 से भी एक करना है, 4 से भी एक अटैम्प्ट करना है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि किसी एक पार्ट से दोनों अटैम्प्ट कर लें और सेकंड या थर्ड स्किप कर दें, ऐसा नहीं होगा। जैसे उन्होंने रूल्स बताए, यहाँ पे टॉप पे लिखा है कि पार्ट 1, 2, 3, 4 से हर हाल में एक कोई ना कोई एक करना ही है, यानी कि पार्ट 1 से भी एक करना है, 2 से भी एक करना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से 4 वाला अटैम्प्ट कर लो या फिर 5 वाला। ठीक है, तो इसी तरह से इन आखिरी में चॉइसेस आपको मिलेंगी। पहले में कोई चॉइस नहीं, तो हाँ, मैं आपके सामने अभी पहला अटैम्प्ट करूँगी। तक पहला वाला ऑफ कोर्स 10 मार्क्स का होगा, एंड मैं इसको कोशिश करूँगी थोड़ा लेंथ रखूँ, बढ़ा के रखूँ। इतना लंबा भी नहीं रखूँगी कि आप लोगों को मुश्किल लगे, क्योंकि ऑफ कोर्स पार्ट 1 का लेवल है, तो पार्ट 1 का इतना ज़्यादा लेवल नहीं होता कि वो इतना मुश्किल कर सके। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने इसको सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या हेडिंग देनी है कि यहाँ पे मैं हेडिंग दूँगी डायरेक्ट क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम ब्लैक मार्कर को यूज़ कर लें। हमने क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ पे लिखना है क्यू नंबर 1। ठीक है, यूँ करने के बाद आपने यहाँ पे मैं फर्स्ट हेडिंग क्या है, एलिगेशन की। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, बट एलिगेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से सीधा ही मैं लिख दूँगी एलिगेशन। ये देखिए, यहाँ से मैंने कट मार्कर यूज़ किया है। रीज़न क्या है कट मार्कर यूज़ करने का, कि हेडिंग थोड़ी सी मोटी और अच्छी लगती है लिखते वक्त। सही है, मैं यहाँ यूज़ करूँगी नॉर्मल सा बॉल पॉइंट। ठीक है, पॉइंटर और बॉल पॉइंट और जेल पेन अलाउड होते हैं, लेकिन जेल पेन कोशिश करें ऐसा यूज़ किया करें जो कि पानी से धुल ना जाए, ऐसा हो जो पानी से ख़राब ना हो, इसलिए वो जेल पेन यूज़ किया करें। क्योंकि बॉल पेन ऑफ कोर्स में पानी भी गिर जाएगा, इनकी बॉल पेन की प्रिंटिंग ख़राब नहीं होगी, दिखेगी पानी गिरने के बाद भी। इसीलिए एग्जामिनर इसको प्रेफर करते हैं। जब आप जेल पेन ऐसा यूज़ करोगे जो पानी गिरने से धुल जाए, सारे वर्ड्स गायब हो जाए, ब्लर हो जाए, तो ज़ाहिर है आपके पेपर्स कभी कभी डिले होते हैं, जल्दी चेक नहीं होते। तो ऐसी जगह पड़े हो सकते हैं जहाँ पानी आ सकता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे पेज ख़राब हो सकते हैं, पानी आ सकता है, तो लफ्ज़ फेड हो जाएंगे। उससे अच्छा है आप ऐसे पेन यूज़ किया करें जिससे नुकसान ना हो। अब हमने मेन हेडिंग दे दी, फिर मैंने मेन हेडिंग देने के बाद हेडिंग एक और देनी है स्टेटमेंट की। आप चाहो तो यह हेडिंग दे सकते हो इंट्रोडक्शन की, स्टेटमेंट की, जो भी आपका दिल करे, तो बगैर हेडिंग की भी दे सकते हैं, बट हेडिंग के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है आंसर। ठीक है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन की भी हेडिंग दें, इंट्रोडक्शन की भी दे सकते हैं, स्टेटमेंट लिखना चाहें तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली एलिगेशन मैंने एक्सप्लेन करना है, करेक्टरिस्टिक्स डालने और एग्जाम्पल देनी है। इतना अभी काफ़ी रहेगा। अगर आप चाहें तो और भी एक और पेज पे भी इसको लेके जा सकते हैं, बट मैंने इसको इतना ही लिख दिया है। ठीक है, आप इसको और पेज पे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर ये कि आंसर अगर 2 साइडों पे आ जाए तो वेल एंड गुड, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नहीं तो अगर इतना भी कर लिया काफ़ी है। सही है, अब हम यहाँ से कंप्लेंट वाले आंसर को करेंगे। तो कंप्लेंट को स्टार्ट करने से पहले आपने इसी तरह से कट मार्कर को यूज़ करना है, क्योंकि इससे हेडिंग काफ़ी मोटी और प्रोमिनेंट दिखती थी। यहाँ नंबर 2 देंगे कंप्लेंट। सही है, क्वेश्चन सब हम देखते हैं। ज़ाहिर है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं, तो सारे ही करने हैं। तो यहाँ पे थर्ड है हमारे पास डिफेंडेंट, तो हम डिफेंडेंट के बारे में अब लिखेंगे। तो यहाँ से हम एज यूजुअल उसी तरह से ही नंबर देंगे इस पर। डिफेंडेंट, अब इस वाले में मैं थोड़ा और खोल के लिखूंगी, ताकि स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी कम है और वो कहते हैं कि मैम ज़्यादा पेजेस कवर हो, तो उसके लिए मैं यहाँ से इस दफ़ा स्टेटमेंट डालूंगी।
हेडिंग स्टेटमेंट की, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स कवर हो जाए। स्टेटमेंट या इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दें और फिर इसके आगे यूँ कर दें, फिर इसके नीचे से स्टार्ट करें या फिर इसके नीचे यहाँ से सेकंड लाइन से स्टार्ट कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैला हुआ ओपन आंसर दिखे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से डिफेंडेंट को स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से सिंपली मैं लिखूँगी दी डिफेंडेंट इज द person or group that is accused मीन जिन पे इल्ज़ाम लगता है। डिफेंडेंट वो बंदा है जिस पे कोर्ट में इल्ज़ामात लगते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि डिफेंडेंट एक इंसान भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग ग्रुप के बंदे भी हो सकते हैं जिन पे इल्ज़ाम लगे हैं ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। अब मैं कोशिश करूँगी थोड़ा ना इसमें डिफेंडेंट को और तफसील से भी एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो उस तरह से तफसील से मेरी तरह एक्सप्लेन कर सकें, नहीं तो इस तरह इतना भी काफ़ी है। ठीक है, हम लिखेंगे यूजुअली को कहते हैं अक्सर, इन अ कोर्ट, कि कोर्ट के अंदर ही अक्सर आपको डिफेंडेंट बंदे दिखेंगे, यानी कि ऐसे बंदे जिस पर इल्ज़ाम लगे हैं ये कोर्ट में आपको मिल जाएंगे। जाहिर है कोर्ट में ही केस चलते हैं। फिर आगे हमने बताना था डिफेंडेंट मस्ट आंसर all claims made against them and has the right to defend themselves। इसमें ये लिखा है कि डिफेंडेंट वो इंसान है जिस पे इल्ज़ाम लगते हैं और ऐसे लोग कोर्ट में आपको मिलेंगे। उसके साथ डिफेंडेंट को चाहिए कि वो हर इल्ज़ाम पे जवाब दे, यानी कि अगर उसने वो काम किया है गलत तो वो कहे कि हाँ किया, अगर नहीं किया तो कहे कि नहीं किया। और उसके बाद डिफेंडेंट के पास ये राइट भी होता है कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए यानी कि बचाने के लिए कोई ना कोई एविडेंस दे सकता है या अपने लिए वकील हायर कर सकता है। तो इस तरह की बातें आपने डिफेंडेंट के बारे में लिख देनी। देखिए दो पार्टीज़ होती है, एक प्लेंटिव होती है जिसका नुकसान हुआ, और नुकसान प्लेंटिव साहब का किसने किया, डिफेंडेंट ने किया। तो प्लेंटिव कोर्ट में जाएगा डिफेंडेंट की शिकायतें लेंगे, तो इसलिए डिफेंडेंट के बारे में इस तरह की बातें लिखी हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे बातें बता दी। अब मैं इसके आंसर लेंथ बढ़ाने के लिए क्या करूँगी कि यहाँ से एक और हेडिंग दे दूँगी। ठीक है, पर्सन आप चाहो तो यहाँ पे प्लेंटिव का भी एग्जांपल देके बता सकते हो कि प्लेंटिव वो बंदा है जो डिफेंडेंट को कोर्ट में लेके आता है। तो इस तरह की भी आप हेडिंग दे सकते हो, या मेरी तरह आप इस तरह की एक हेडिंग दे दो अबाउट द डिफेंडेंट। इस तरह हम क्या करेंगे कि डिफेंडेंट साहब के बारे में थोड़ी सी तफसील से बताएंगे कि ये कौन है और क्या करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम यहाँ से इसकी एक लाइन छोड़ के स्टार्ट करना चाहिए, नीचे से करें जैसा आपका दिल करे। तो मैं इसके साथ से ही स्टार्ट कर देती हूँ कि इस तरह से लिख देती हूँ, द डिफेंडेंट is the individual or party who is brought to court। डिफेंडेंट वो बंदा है या ग्रुप के लोग हैं जिनको कोर्ट में लाया जाता है, क्योंकि बिकॉज समवन बिलीव्स, इसलिए इनको लाया जाता है क्योंकि किसी और को यकीन है इस बात का कि इन्होंने इन डिफेंडेंट्स ने कुछ गलत किया है। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ लिखेंगे कि समवन बिलीव्स दे हैव डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ गलत किया है या ऐसी चीज़ की है जो लॉ में अलाउड नहीं थी। इसी जो चीज़ लॉ में अलाउड नहीं होती उसको हम कहते हैं इलीगल। ठीक है, यहाँ तक पहुँचा दी बात, फिर आप थोड़ा सा और इसको लिख दें।
लिख लें, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तो अपने लेवल के हिसाब से लिख रही हूँ। अगर आपकी इंग्लिश इस तरह की नहीं है तो आप अपने लेवल के हिसाब से इंग्लिश दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है कि ये जितने केसेस डिफेंडेंट के ऊपर चलते हैं उस पर ज़ाहिर है डिफेंडेंट के ऊपर एक्यूजेशन लगती है। एक्यूजेशन मीन्स इल्ज़ामात लगते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन इल्ज़ामों पे डिफेंडेंट रिस्पॉन्स देता है और फिर अपनी साइड से एक एविडेंस भी प्रूफ करता है कि जो इल्ज़ाम उस पर लगे हैं वो झूठे हैं। ठीक है, इस तरह से वो अपनी साइड से भी एविडेंस प्रूफ कर सकता है डिफेंडेंट। दूसरा की बातें मैंने यहाँ पे की, प्रोड्यूस एविडेंस टू डिफेंड हिम, और फिर आगे आप लिखना चाहो तो लिख लो द कोर्ट। देन फिर एंड पे जाके आप लिखेंगे द कोर्ट देन डिसाइड्स वेदर द डिफेंडेंट is responsible of this wrongful act or not। ये जो लास्ट लाइन है इसमें ये लिखा है कि आखिर में कोर्ट डिसाइड करती है सारा कुछ देखने के बाद कि क्या ये डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है इस गलत हरकत का कि नहीं। क्योंकि होता है ना कि कुछ लोग किसी को फंसाने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन अगर जो बंदा जिसको फंसाया गया अगर वो प्रूफ दे देता है कि उसने ये काम नहीं किए तो फिर कोर्ट देखती है कि डिसीजन देते वक्त कोर्ट को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपने आंसर को पढ़ाने वाला काम कर दिया है। अब हम करेक्टरिस्टिक्स को भी कोशिश करेंगे थोड़ा ज़्यादा लिखने की ताकि हमारा आंसर और बड़ा लगे। तो यही चीज़ आपने करनी है कि अगर आपको लगा कि मेरी तैयारी कुछ में कम है तो आप इस तरह से लेंथ बढ़ा सकते हैं किसी एक की। अब जैसे कि यहाँ पे 4 आए हैं, चारों में से किसी एक में या 2 में आपके पास नॉलेज ज़्यादा है उस टॉपिक का तो उसको ज़्यादा लंबा करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने किया क्या है कि डिफेंडेंट की बात है जो यहाँ हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट में शॉर्ट करके बोली है वही पॉइंट मैंने दोबारा यहाँ पे दोहरा दिया, लेकिन अल्फाज चेंज कर दिए और डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप लिखते तो वही चीज़ हो लेकिन लेंथ बढ़ाने का काम ये चीज़ कर देती है। ठीक है, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे जो पॉइंट बोला वो यहाँ पे थोड़ा फैला के लिख दी दूसरी हेडिंग में और डिटेल से लिख दिया। सही है, तो इस तरह से क्या होता है कि आपको आसानी मिल जाती है, अच्छे नंबर्स भी आपके आ जाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स अब आपने इसके बताने आप चाहो तो करेक्टरिस्टिक्स हेडिंग्स के साथ लिखो या डायरेक्ट लिखो। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने इस आंसर की लेंथ बढ़ानी है इसलिए यहाँ पे मैं करेक्टरिस्टिक्स को कोशिश करूँगी हेडिंग्स के साथ लिखूँ। इस तरह से एग्जाम्पल दे के फिर आपने सिंपली पार्ट 1 की इधर हेडिंग देनी है। पार्ट 1 देने के बाद आपने करना क्या है कि इन दोनों में से किसी एक को आपने अटेम्प्ट करना है। यहाँ से मैं बेसिक ग्रामर की जगह डिफाइन द टर्म एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव के टाइप्स वाला आंसर अटेम्प्ट करूँगी इधर। ठीक है, तो यहाँ से हम ये वाला अटेम्प्ट करने लगे क्वेश्चन नंबर 3। वैसे तो ये सारे ही मैंने सॉल्व किए हुए हैं अपने नोट्स में, लेकिन अटेम्प्ट ज़ाहिर है यहाँ से एक ही करना तो मैं भी यहाँ से एक ही अटेम्प्ट करूँगी। तो यहाँ मैं लिखूँगी क्वेश्चन नंबर हम दे देंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 की, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फिर आपने हेडिंग देनी है इस आंसर की एडजेक्टिव की, साथ में लिखना है इट्स की टाइप। तो आपने कभी क्वेश्चन नहीं लिखना होता आगे, उसकी हेडिंग देनी होती है। इसके अंदर करना क्या है आपको कि आपको पता है कि एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है, तो आपने इस आंसर के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच का थोड़ा सा डिस्कशन करनी है, लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लिखना, पहले आपको इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली है ही 2 ही लाइनें तो हम यहाँ से जोड़ के लिख देंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने इसके आगे लिख देना है सारा कुछ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पहले आपने पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करना है कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या, वो आपने 1-2 लाइंस में एक्सप्लेन करना है। फिर थोड़ा सा एडजेक्टिव भी एंड पे डाल देना है, मैं आपके सामने लिखती हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच से जो भी आपको क्वेश्चन आए आपने इंट्रोडक्शन में पार्ट ऑफ स्पीच का जिक्र करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से अटेम्प्ट करूँगी, पार्ट ऑफ स्पीच आर दी basic building block
of English. They group words. यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एक बुनियाद रखती है इंग्लिश की, ठीक है। इसी ने ऑफ कोर्स इंग्लिश की बुनियाद रखी, और इसी के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स के ग्रुप्स हैं जिनकी मदद से हम एक सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। यही चीज़ इसमें बात बोली गई है कि दे ग्रुप वर्ड्स बेस्ड ऑन व्हाट दे डू इन। अब यहाँ से आगे पेज ख़त्म हो गया है। अब हम एक और पेज से स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस करने के बाद आगे आपने लिखना है दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड and make clear sentences। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच को 1 से 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने इसके नीचे से एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करना है। आपने बताना है कि एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट हेल्प्स in making sentence। बस सही है। यूं करने के बाद थोड़ा सा एक ही लाइन में एडजेक्टिव के बारे में आपने बता दिया कि एडजेक्टिव भी पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है जो कि सेंटेंस बनाने में मदद करता है। यूं करने के बाद आपने मीनिंग देना है पार्ट ऑफ स्पीच का। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच का मीनिंग यहाँ पे क्यों दे रहे हैं। देखें, पार्ट ऑफ स्पीच का थोड़ा सा मीनिंग दे के, थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन दे के, देन फिर एडजेक्टिव को स्टार्ट करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि एग्जामिनर देखेगा कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब भी अच्छे से पता है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। सही है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग देंगे मीनिंग ऑफ, ब्रैकेट डालें, पार्ट, इन्वर्टेड कॉमर्स डाल के लिखें पार्ट ऑफ स्पीच। अब जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव पूछ लिया उन्होंने कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच उठा के, तो कोई भी और पार्ट ऑफ स्पीच आपको आया तो आपने इसी तरह पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू में स्टार्ट करके देन फिर उस वाले आंसर को अटेम्प्ट करना जो क्वेश्चन में पूछे। यानी कि शुरू में हमने पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करना, उसकी हेडिंग्स देके देन फिर हम एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि क्वेश्चन पेपर में आया है। अब हमने मीनिंग देने के बाद इसके नीचे से यहाँ से लिखना है, जब आपने इस तरह से मीनिंग दे दिया पार्ट ऑफ स्पीच की, डेफिनेशन दे दी पार्ट ऑफ स्पीच की, फिर आपको अब एडजेक्टिव की सारी जो है हेडिंग्स देनी है। सही है। यानी कि अब एडजेक्टिव की हेडिंग देके डायरेक्ट एडजेक्टिव को स्टार्ट कर दे। लेकिन मेरे पास एक स्टूडेंट था जो ये तैयारी कर रहा था, उसने कहा कि मैम अगर मुझे एडजेक्टिव की हेडिंग्स कम आती हो, मेरे आंसर की लेंथ कम बन रही हो, तो मैं अपने आंसर की लेंथ कैसे बढ़ाऊं। तो मैंने उसको कहा कि जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उन सारों को पहले आप शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर दो। यानी कि पहले आप यहाँ तक लिख दो ना, इसको यहाँ तक लिखने के बाद आप क्या करो कि जितने पार्ट ऑफ स्पीच है बाकी भी एक्सप्लेन कर दो, ठीक ठाक लंबा वो आंसर बन जाएगा। फिर उसके बाद जो एडजेक्टिव का आंसर है जो थोड़ा सा आता है उसको आप किसी तरह 2 पेजेस तक अगर आता है 2 पेजेस पे लिख दो, 2 साइडों तक लिख दो, 1 साइड तक लिख दो, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आंसर भी लंबा हो जाएगा, एग्जामिनर भी माइंड नहीं करेगा क्योंकि ऑफ कोर्स हमने बाकी के पार्ट ऑफ स्पीच भी एक्सप्लेन कर दिए हैं और जो एडजेक्टिव है वो भी अलग से थोड़ा बहुत वो भी एक्सप्लेन कर दिया, तो एग्जामिनर आपको लेंथ के हिसाब से फिर अच्छे मार्क्स दे सकता है। सही है। तो एक ये मेथड भी है, तो मैं वो मेथड भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे पहले क्या किया कि सारे पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करके, अब यहाँ से हम पार्ट ऑफ स्पीच बाकी जितने हैं सारे पहले वो एक्सप्लेन कर लेंगे शॉर्ट करके। एंड पे जाके जो सबसे एंडिंग पेज है उससे थोड़ा सा पहले मैं एडजेक्टिव की सारी हेडिंग्स एक्सप्लेन कर दूंगी, जिसमें एडजेक्टिव की जो टाइप्स हैं जो क्वेश्चन में पूछेंगे हैं वो एक्सप्लेन करूँगी ताकि आंसर की लेंथ बढ़ाने का तरीका आपको आ जाए। तो यहाँ से हमने क्या किया कि अब हम यहाँ पे हेडिंग्स देंगे मेन पार्ट ऑफ स्पीच की। अब इधर से क्या होगा
कि जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं शॉर्ट करके हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आंसर की लेंथ में हेल्प हो सके। तो मैं सारे पार्ट ऑफ स्पीच आपके सामने इस पे लिखती हूँ। नाउन्स इस तरह से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करी। देखो अगर वो मुझसे नाउन का पूछते ना क्वेश्चन पेपर में तो फिर तो ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा डिटेल से लिखती, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले पार्ट ऑफ स्पीच सारे के सारे शॉर्ट करके एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हमसे सिर्फ उन्होंने एडजेक्टिव के टाइप्स पूछे हैं, नाउन बाकी के पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पूछे। तो ज़ाहिर है पहले हम शुरू में सारे के सारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर देंगे और एंड पे एडजेक्टिव का ठीक ठाक लंबा आंसर बताएंगे, जो कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, दोबारा आपके नॉलेज के लिए शेयर कर रही हूँ। अब हम यहाँ से सेकंड वाला पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच एग्जाम्पल और सेंटेंस के साथ एक्सप्लेन कर दूँगी, एक एक लाइन में गैप भी दूँगी ताकि ज़्यादा फैल के लिखा जा सके, ताकि ज़्यादा शीटें कवर हो सकें। अब यहाँ से आगे हमने प्रॉपरली एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करना है। पहले हमने क्या किया कि सारे जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनको शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे आगे हमने एडजेक्टिव्स को लिखना है क्योंकि एडजेक्टिव के ऊपर सवाल आया है। तो यहाँ से हमने दोबारा से हेडिंग देनी है इधर, वही सेम जो हमने सबसे स्टार्ट में दी थी, वो थी एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। Adjective and its types. यहाँ से अब एडजेक्टिव को हमने एक्सप्लेन हल्का सा करना है। An adjective describes the noun। ये कर दिया। फिर हमने हेडिंग देनी है यहाँ से टाइप्स की, इधर types of adjective। टाइप्स के अंदर आपने सारे टाइप्स लिखने हैं। पार्ट 2 के अंदर भी इसी तरह से फ्रेजेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है हमने। अच्छा, अब यहाँ से ना हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो एज़ यूजुअल इसके साथ हमने ब्लैक मार्कर से मार्किंग देनी है, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है सेंटेंस स्ट्रक्चर और इसके टाइप्स पता है विद एग्जांपल। सही है, आप चाहे तो फ्रेजेस अटेम्प्ट करना चाहे फ्रेजेस कर लें, मैं यहाँ से सेंटेंस स्ट्रक्चर कर रही हूँ। सही है, अब यहाँ से सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन देने के बाद सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, कट मार्कर यूज़ करना चाहिए ताकि थोड़ा ना प्रोमिनेंट हेडिंग देके सेंटेंस, ये बार बार मैं एस के साथ ना टी लगा देती हूँ। सेंटेंस स्ट्रक्चर, इट्स टाइप्स, टाइप्स इस तरह से विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स कहा गया इसलिए हम यहाँ पे भी इस तरह से एग्जाम्पल्स लिख देंगे। सही है, यूँ करके मेन हेडिंग जब आपने दे दी, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके सामने से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इसके नीचे लाइन नहीं थी, तो हम इसके सामने से ही सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने 1 से 2 लाइंस में लिख देना है। डेफिनेशन की हेडिंग में किसी भी मशहूर बंदे की डेफिनेशन आपने लिख देनी उठा के, जो आसान लग रही हो। मैंने सबसे आसान वर्डिंग्स वाली डेफिनेशन डाली। फिर टाइप्स की हेडिंग देकर सारी की सारी टाइप्स लिख देनी है। अब ज़ाहिर है जितनी टाइप्स आपको ज़ुबानी आती हैं उतनी लिखें। वैसे मैंने तो सारी ही लिख दी हैं, लेकिन अगर आपको एक दो कोई भूल जाती है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, फिर भी आपका आंसर ठीक ठाक लंबा ही दिखेगा क्योंकि मैंने ट्रिक भी दिखा दी है कि मैंने एक एक लाइन की स्पेस छोड़ी हुई है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके आंसर की लेंथ ठीक ठाक लंबी दिखती है, तो काफ़ी सारे पेजेस जिसमें कवर हो जाते हैं। तो कोई अगर हेडिंग भूल जाए तो उतना बड़ा इशू नहीं है। और दैन फिर कंक्लूजन दे के वाइंड अप कर देना। याद रखें हर आंसर को कंक्लूजन के साथ वाइंड अप आपने करना है। ठीक है, अब हम आ गए हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 से पहला क्वेश्चन है राइट डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, फॉर्म, यूजेज। ये काफ़ी लंबा है, यानी कि इसमें आपको
फ्यूचर टेंसेस से रिलेटेड चीज़ें बतानी है। और जो दूसरा है पंक्चुएशन वाला आसान है। मैं थोड़ा कैमरा क्लोज करके दिखा देती हूँ। यहाँ से पहला वाला डेफिनेशन स्ट्रक्चर फ्यूचर टेंसेस से रिलेटेड है और दूसरा जो है हमारा पंक्चुएशन पे है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन 7 पंक्चुएशन करने लगी हूँ। इसके बाद फिर हमारा आखिरी सवाल रह जाएगा 4 वाले पार्ट से। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब भी आंसर स्टार्ट हो तो हमेशा पार्ट की हेडिंग दें, ठीक है, कि किस पार्ट का आप अटैम्प्ट करें, 1 2 3 कौन सा वाला, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन भी जब भी स्टार्ट हो तो कोशिश करें उसका मेन हेडिंग लाजमी दें उस क्वेश्चन की। एंड देन उसी तरह से जैसे आपके सामने टाइप से अटैम्प्ट करें, इसमें डिफरेंट मार्कर्स को मैं यूज़ करी हूँ, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। अब पार्ट 5 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में पैराग्राफ जो दिया जाएगा इसको हमने उर्दू में अटैम्प्ट करना है और जो उर्दू में दिया जाएगा उसको इंग्लिश में करना है। यानी कि आपकी चॉइस है। आप अगर इंग्लिश वाला अटैम्प्ट करेंगे ये वाला तो उर्दू में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर उर्दू में नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखना, तो फिर आपको ये नीचे वाला उर्दू वाला अटैम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ से अटैम्प्ट करने लगी हूँ इंग्लिश वाला, यानी कि मैं इंग्लिश वाले को उर्दू में ट्रांसलेट करूँगी, क्योंकि ऑफकोर्स स्टूडेंट ने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर देने इंग्लिश वाला तो वो अटैम्प्ट कर लेंगे, ज़ाहिर है इंग्लिश में लिखना होगा तो वो उर्दू को इंग्लिश में लिख लेंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर को लिखते वक्त ना, उर्दू की ट्रांसलेशन लिखते वक्त वो यहाँ से स्टार्टिंग नहीं लेते हैं, किसी और पेज से लिखते हैं। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। जब भी आप कोई ट्रांसलेशन अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी इंग्लिश वाले इस तरह से इंग्लिश पैराग्राफ दिया गया हो उसको उर्दू में करना हो, तो जहाँ पे पिछला आंसर ख़त्म हो रहा है उधर से ही आपने उर्दू ही स्टार्ट करनी है। आमतौर पे उर्दू दूसरी तरफ से स्टार्ट होती है, लेकिन हमने इसी के साथ ही उर्दू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ से क्या करूँगी कि ये इंग्लिश वाला पैराग्राफ सॉल्व करूँगी उर्दू में, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इंग्लिश वाला मैं चुनूँगी उर्दू में अटैम्प्ट करना पड़ेगा, अगर उर्दू वाला चुनूँगी तो उसको इंग्लिश में अटैम्प्ट करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इन इंग्लिश, क्योंकि ये उर्दू में इसको इंग्लिश में करना है। अगर हम ये नहीं अटैम्प्ट करते, ये ऊपर वाला करते हैं, तो इसमें ऑफकोर्स पैराग्राफ इंग्लिश में लिखे, तो हमने इसको उर्दू में अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस है। तो यहाँ से हम अटैम्प्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखने से पहले हम यहाँ पे सेंटर में करके लिखेंगे पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 हमने लिख दिया, तो यहाँ सेंटर में हम लिखेंगे ट्रांसलेशन इन उर्दू, क्योंकि हम इंग्लिश से उर्दू में अटैम्प्ट करेंगे इसीलिए ट्रांसलेशन इन उर्दू करेंगे। लेकिन साथ हम क्वेश्चन मेंशन कर देंगे कि कौन सा वाला अटैम्प्ट किया। ज़ाहिर है हमने उर्दू में अटैम्प्ट करना है तो हम इंग्लिश वाले पैराग्राफ को इस पर नंबर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बेसिकली इंग्लिश लिखी हुई है, उसमें लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू, तो हम यहाँ पे अब उर्दू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने अब इसका सॉल्व करना शुरू करती हूँ। उर्दू भी अगर आपको लिखनी है तो उधर से ही स्टार्ट करनी है जहाँ से पिछला आंसर ख़त्म किया है, और फिर उसी के साथ सीक्वेंस में चलते हुए आपको उर्दू लिखनी है। तो इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पेज है, तो सारे पेजेस को हम इकट्ठा करते हैं यहाँ पे। आपको दिखा देती हूँ हमने कितने पेजेस लिखे हैं। हमने यहाँ पे टोटल लिखे हैं पेजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पेजेस लिखे हैं। ठीक ठाक आंसर बन गया, आराम से पासिंग भी आ जाएंगे, पासिंग से ज़्यादा भी आ जाएंगे इस पेपर में। 17 पेजेस होते हैं। अब देखते हैं साइड्स कितनी बन गई हैं। एक ये साइड, 2 3 4 5 6 साइड होगी, 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 साइडें हमने लिखी हैं तकरीबन इसमें, सही है। और पेजेस लिखे हैं 17 भी ज़्यादा है। अगर आपको कोई ना कोई हेडिंग भूल गई तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पे जारी बात है, मैंने आपके सामने बहुत सी टाइप्स लिखी हैं, जैसे कि एडजेक्टिव्स की टाइप्स लिखी हैं बहुत सारी, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई हेडिंग अगर आपको एडजेक्टिव की टाइप की कोई भूल भी जाती है तो भी आपका आंसर ठीक ठाक लंबा बन जाएगा। तो आराम से पासिंग मार्क्स भी आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा भी आ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाजमी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें, ताकि इस चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ें। जब ज़ाहिर है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो मैं फिर आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लेके आती हूँ। इसमें बेतहाशा मेहनत लगती है क्योंकि इसमें मुझे लगातार बैठ के पेपर सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी वीडियोस भी इस तरह की सॉल्व पेपर की मैं लाजमी डालूँगी अपकमिंग मंथ में। खुदा हाफिज़।